शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे से रिलेटेड। न्यूज़ ये आई है कि नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर ने ऑफिस को ग्रहण किया है, ऑफिस को एज्यूम किया है वुमेंस डे की संध्या पर, वुमेंस डे के सेलिब्रेशन के बीच में। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये थीम रखी गई थी पहली बार। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे फर्स्ट इमर्ज इन अर्ली 19। ठीक है, सन 1900 के दशक में पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस डे इमर्ज होके आया था। प्रत्येक साल 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, ताकि सेलिब्रेट कर सकें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में महिलाओं ने जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, क्या क्या चीज़ उनको हासिल करना है, क्या क्या चीज़ वह अचीव कर चुकी हैं। ठीक है, तो उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। ये दिन फोकस करता है ऑन ए कॉल टू एक्शन फॉर एक्सिलरेटिंग जेंडर पार्टी। ये दिन हमें बताता है कि हमें महिलाओं के लिए काम करना है जेंडर पार्टी को लेकर के, जेंडर लैंगिक समानता के लिए। इसके अलावा हमें कुछ एजेंडा सेट करना है, गोल सेट करना है, ताकि हम अचीव कर सकें ये सभी टारगेट को। कुछ इवेंट्स, इसके अलावा यहाँ पर वाद विवाद और अवेयरनेस के कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन गोल को हासिल करने के लिए। इतिहास की यदि हम बात करें तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार इमर्ज होके आया था 1900 के दशक में। वुमेंस डे फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1909। पहली बार वुमेंस डे एग्जिस्टेंस मतलब मनाया गया था 1909 में, एंड इट वाज नोन एज नेशनल वुमेंस डे, और पहली बार हम इसको नेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे। द डे वाज इनिशियली सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी 1909, जब 15,000 वुमेन ने मार्च निकाला था थ्रू न्यूयॉर्क सिटी डिमांडिंग शॉर्टर आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट। तो महिलाओं ने मार्च निकाला था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, कब? 28 फरवरी 1909 को, जहां पर 1500 से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं उन्होंने मार्च निकाला था, रैली निकाली थी न्यूयॉर्क सिटी में। वो काम के जो घंटे हैं उन्हें कम करने के लिए बोल रही थी, बेटर पेमेंट के लिए बोल रही थी, और वोटिंग के लिए राइट की डिमांड की जा रही थी। फिर क्या होता है, अराउंड द सेम टाइम इन यूरोप में भी इसी टाइम के दौरान 1910 में क्या हुआ था, द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन का आयोजन किया गया था डेनमार्क के कोपहेगन में। कहाँ पर? डेनमार्क के कोपहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर क्लेरा जैक्टिन, जिसने लीड किया था वुमेन्स के ऑफिस फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी, उन्होंने कुछ आइडिया दिया काय का इंटरनेशनल वुमेंस डे का कब सेलिब्रेट किया जाए। 9 मार्च 1911 की ये घटना है। इंटरनेशनल वुमेंस डे वाज ऑनर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो सम्मान है पहली बार हमको कहाँ पर दिखाई दिया था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में हमको देखने को मिला था। फिर यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था कि हम जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कितने कंट्री में? 197 कंट्री में 1977 में की ये घटना है। इट वॉज ऑफिशियली एग्रीड दैट द डे विल बी वाइडली ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च एवरी ईयर, और ये भी डिसाइड हो गया था कि 8 मार्च को ही हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके सिग्निफिकेंट की हम बात कर लें तो जेंडर इनइक्वालिटी, इसके साथ साथ में महिलाओं का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये हमारी सोसाइटी में तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन आर विक्टिम ऑफ देम। और ज़्यादातर हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी में महिलाएं ही प्रभावित होती हैं।
डिस्क्रिमिनेशन में भी महिलाओं का ही नाम आता है। ये जो जेंडर बाइसेस हैं, इसके इनसे लड़ाई यदि हमको लड़ना है, इसके अलावा हमें अटेंशन लेकर के आना है इस प्रकार के जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के, वायलेंस एंड अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इट हैज़ बिकम ए फोरम टू राइज अवेयरनेस एंड गैल्वेनाइज चेंज इन सोसाइटी। तो एक प्रकार से ये मंच बन गया है कि अवेयरनेस फैलाए जाए और जो सोसाइटी है उसमें चेंज लेकर के आया जाए। वहीं इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 की थीम क्या रही थी? इस साल की वुमेन्स डे की जो थीम रही है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से यदि हम देखें तो वो है डिजिट आल, और आगे नाम लिखा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ऐसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेकर के आना है जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। एंड इट एम्स टू एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग जेंडर इशू टू लाइट। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देता है जो कि जेंडर इशू है उसको सॉल्व कर सके। इसके बाद हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वुमेंस डे के मौके पर नागालैंड की पहली महिला मिनिस्टर बन रही हैं। उन्होंने ऑफिस को एज्यूम कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इंटरनेशनल डे के मौके पर साल हाउटोनो क्रस मेड हिस्ट्री ऑन ट्यूसडे बाय बिकमिंग नागालैंड फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर। इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये नागालैंड की पहली महिला मिनिस्टर बन गई हैं, पहली वुमेन मिनिस्टर बन गई हैं। तो नागालैंड कैबिनेट में अपनी सीट को इन्होंने क्या किया, पक्का किया। इसके लीडर हैं कौन? नेफ्यू रियो। केम 5 days आफ्टर सी एंड हेकानी झाकलू वर इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन MLAs ऑफ द स्टेट। तो पहली बार क्या हुआ था, ये महिला और हेकानी झाकलू इलेक्टेड हुई थी एज फर्स्ट महिला वुमेन MLA इन स्टेट। दोनों की दोनों रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी के चीफ हैं नड्डा, JP नड्डा। वर प्रेजेंट व्हेन MS क्रूज क्रिएटेड द रिकॉर्ड इन नागालैंड 60 years ओल्ड जर्नी। नागालैंड के 60 साल के इतिहास में हम देख रहे हैं ये पहली बार घटना घटित हुई है। तो जो क्रूज हैं और झकालू है, ये 103 टोटल कैंडिडेट में से हैं जिन्होंने कॉन्टेस्टेड किया था नागालैंड के पोल्स में, नागालैंड के चुनाव में ऑन फरवरी 27। इसके साथ साथ में इसमें 2 और भी महिलाएं हैं, ठीक है। दोनों की दोनों जो है BJP से हैं एंड कांग्रेस से हैं। इन्होंने चुनाव को हार गया था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं, चाइना और US के रिलेशन को ये बताती है। चाइना की तरफ से आरोप लगाया जाता है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका चाइना को टारगेट करना चाह रहा है, ठीक है। अमेरिका चाइना को इनसर्किल करता है, घेरता है, घेरे डाल रहा है चाइना के लिए। अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि टारगेट किया जा सके चाइना को। किसके माध्यम से? एक्सक्लूसिव ब्लॉक लगा करके। इससे जो कन्फ्रंट्रेशन है वो प्रोवोक्स होगा, बढ़ेगा, उससे कन्फ्रंट्रेशन, टकराव रुकने वाला नहीं है। एंड ट्राइज टू क्रिएट एन एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है कि अमेरिका हमेशा ट्राई करते रहता है एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो। जिस प्रकार से नाटो का निर्माण रसिया को टारगेट करने के लिए किया गया था, उसी प्रकार से अब चाइना को टारगेट करने के लिए एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो तैयार किया जा रहा है, ऐसा कहना है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का। आगे और भी कुछ बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए, US की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये क्या काम कर रही है? एक्सक्लूसिव ब्लॉक लगा रही है। इस
अलावा जो कन्फेडरेशन है उसको स्टर अप करने का काम करती है। स्टीयर अप करने का काम कर रही, मतलब बढ़ावा देना, टकराव इससे बढ़ रहा है। एंड इससे जो रीजनल इंटीग्रेशन है, क्षेत्रीय एकता प्रभावित होती है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं मिस्टर किन के द्वारा करी गई थी, ठीक है, कहाँ पर, फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑन द साइडलाइन ऑफ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या फिर पार्लियामेंट सेशन इन बीजिंग। तो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया था, उसी के दौरान ये बातें कही गई हैं। तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जो कह रही है कि हम रीजनल सिक्योरिटी लेकर के आएंगे, लेकिन फैक्ट वाली बात यह है इससे चाइना और अमेरिका के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है वो और बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहती है कि हम क्रिएट करेंगे एक एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो को। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था जो रियल पर्पस है किसका, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, उसका कुल मिलाकर के उद्देश्य है चाइना को घेरना। चाइनीज ऑफिशियल हैव प्रीवियसली रिफर्ड टू द इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड ग्रुपिंग एज वेल एज ऑकस डिफेंस पैक्ट एज बीइंग की एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। और उस स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या है, एक तो क्वाड का निर्माण किया जा रहा है, दूसरा ऑकस का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो के अंतर्गत आ जाती हैं। तो मिस्टर किन का जो रिमार्क आया है ऐसे टाइम में आया है जब यूएस जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी कुछ आलोचनाएं करी थी जब वो एड्रेस कर रहे थे एक डेलीगेशन को, ठीक है, एनपीसी की साइडलाइन के हिसाब से। उन्होंने कहा था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिसका लीडर है अमेरिका, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ऑल राउंड कंटेनमेंट एंड सप्रेशन ऑफ चाइना। वो हमेशा से ही चाइना को कंटेनमेंट करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को हमेशा सप्रेस करना चाहते हैं, विच हैज़ ब्रॉट अनप्रेसिडेंट सीवियर चैलेंज टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। और इससे चाइना अप्रत्याशित रूप से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना इससे प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा जी जिनपिंग ने जोर दिया था सेल्फ रिलायंस होना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है कुछ की क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और यही रही थी एनपीसी सेशन की थीम। द सेशन इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू पास ए नंबर ऑफ लॉज, ठीक है। इस सेशन में ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे कानूनों की ओवरहालिंग होने वाली है जिससे पार्टी स्टेट की जो मशीनरी है वो सुधर सके और जो पार्टी है वो ग्रेटर पार्टी बन सके ताकि कंट्रोल कर सके, ओवरसाइट कर सके गवर्नमेंट बॉडीज़ को। कंटिन्यू द ट्रेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन अंडर जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग के कार्यकाल में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो पार्टी है वो केंद्रीकरण की तरफ बढ़ रही है। यहाँ की जो सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अपने पास में रखना चाहती है। इसके अलावा देखिए ट्यूसडे के दिन में कुछ अनाउंसमेंट हुआ था, एनपीसी की तरफ से कुछ अप्रूवल मिले हैं एक ड्राफ्ट को लेकर के, जिसके अंतर्गत नया नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना करी जाएगी। ये एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मैनेज करेगी चाइना के 60 ट्रिलियन बैंकिंग एसेट को। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि एनपीसी ने एक ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया है जिसके अंतर्गत नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना करी जाएगी जो कि रेगुलेट करेगा, ठीक है, नियामक की तरह काम करेगा, चाइना के जो 60 ट्रिलियन की बैंकिंग एसेट है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके बाद सीधे हम चलते हैं एक्सप्लेनर वाले पेज की तरफ में और देख लेते हैं BBNJ। BBNJ मतलब मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन बायोडाइवर्सिटी तो इसका यहाँ से रहेगा अपना फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो नेशनल जुरिडिक्शन से भी आगे की हम बात कर रहे हैं, उन मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया का क्या होगा, कैसे करके
उनका रूल रेगुलेशन उनके ऊपर लागू होने वाला है। तो कैसे करके हाई सी मतलब जो गहरे समुद्र हैं उनके ऊपर जो ट्रीटी लागू की गई है वो आखिर आई कैसे करके, तो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रीटी है मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये आखिर है क्या। हाउ इम्पोर्टेंट आर द हाई सीज टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेलबींग, और जो गहरे समुद्र होते हैं वो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन की वेलबींग के लिए, भलाई के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट हैं इन्होंने फाइनली एग्री कर लिया है एक ट्रीटी के ऊपर जिसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाएगा मैरीन लाइफ, कहाँ पर, इंटरनेशनल वाटर्स में, दैट लाइज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। तो जो हमारा न्यायिक क्षेत्र है उससे बाहर के क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, मैरीन लाइफ देखने को मिलती है, उसको कैसे करके प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल वाटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाटर को हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा एरिया है ना, किसको हम इंटरनेशनल वाटर बोलने वाले हैं। तो ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ से हम समझ सकते हैं इंटरनेशनल वाटर्स को, जैसे कि ये भारत की ज़मीन है। ठीक है अब हमने क्या काम कर दिए हैं, यहाँ से ये हमको दिखाई दे रहा समुद्र का लेवल है, ये इसमें जहाज़ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप जाइए और 12 माइल तक का रास्ता तय कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक का। ठीक है, ये वाला जो 12 माइल्स की डिस्टेंस है इसको हम कॉन्टेजियस जोन बोलते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी हम किसको बोलेंगे, 12 नॉटिकल मील्स फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है। फिर आ जाता है हमारा कॉन्टिजियस जोन का, फिर आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो कॉन्टिजियस जोन रहेगा 12 माइल्स तक, फिर 200 नॉटिकल मील्स तक आ जाता हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से आगे का जो एरिया है वो हाई सी के अंतर्गत आ जाता है। तो हाई सी के अंतर्गत ही जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, जैसे किसी भी देश का यदि जुरिडिक्शन वाला क्षेत्र है तो वो इतना हो जाएगा 200 नॉटिकल मील्स तक। इसके आगे का जो एरिया है इसको हम कैसे करके प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है, इसी को हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है हाई सीज ट्रीटी का, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन एरिया एंड कवर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस विच मेक देम ए हब ऑफ मैरीन लाइफ। तो हाई सी वाला जो एरिया होता है वो विश्व का जितना भी ओशियन है, महासागर है, उसका 60% हिस्सा, विश्व के महासागरों का 60% हिस्सा हाई सी अपने पास रखते हैं एंड कवर करते हैं लगभग ये पृथ्वी का जो आधा सरफेस है उसको, विच मेक्स देम ए हब ऑफ मैरीन लाइफ, जिसके मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर हमें मैरीन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलने वाली है। तो अभी तक क्या हुआ उसकी स्टोरी यहाँ पर बताई जाती है। कुल मिलाकर के न्यूज़ ये बताई जा रही है, पिछले सप्ताह ही यूएन के जो मेंबर स्टेट हैं ये एग्री हो गए थे एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक ट्रीटी के ऊपर, जिसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाएगा मैरीन लाइफ को, समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहाँ पर, इंटरनेशनल वाटर में जो रहते हैं उनको, जो कि किसी भी देश के जुरिडिक्शन से बाहर आ जाते हैं। The breakthrough followed talks led by UN during the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond International Jurisdiction, where negotiations were underway for the past 2 weeks. The treaty is yet to be formally adopted as members are yet to ratify it. अभी कहा जाए तो अभी इसको धीरे धीरे करके मेंबर लोग एडॉप्ट करेंगे। तो इसके बाद इसका क्या स्वरूप होने वाला है इसको यहाँ पर बताया जाता है। सबसे पहले तो हाई सी किसको बोलेंगे हम,
तो देखिए, यदि हम 1958 की जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से बात करें जो कि हाई सी के बारे में बताती है, तो टेरिटोरियल वाटर या फिर जो इंटरनल वाटर है किसी भी देश का, उससे बाद का जो एरिया है जिसको हमने इंक्लूड नहीं करे हैं टेरिटोरियल वाटर्स या फिर इंटरनल वाटर्स ऑफ द कंट्रीज, वो पूरा का पूरा एरिया हाई सीज के अंतर्गत आ जाता है। 1958 की जिनेवा कन्वेंशन ये कहती है। दूसरे नंबर की बात यह है, चाहे इस एरिया के रिसोर्स का मैनेजमेंट हो, चाहे इस एरिया के प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट हो, प्रोटेक्शन करना हो, इसके लिए कोई भी कंट्री जिम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर चला गया है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ जो इतनी जो मछलियाँ हैं ये सब मेरी हैं, ठीक है, और ना ही आप यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को यदि नुकसान पहुँचाते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो हाई सीज को सबसे पहले हम समझे। अब हम समझते हैं कि ये जो गहरे समुद्र होते हैं हमारे लिए आखिर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो गहरे समुद्र होते हैं ये लगभग विश्व के महासागरों का 60% हिस्सा अपने पास में रखते हैं एंड कवर करते हैं लगभग पृथ्वी की सरफेस का आधा हिस्सा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो मैरीन लाइफ है, मैरीन जो जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 2.5 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, मैनी ऑफ विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, और कुछ ऐसी हैं जिनको हमें अभी भी खोज करना है, अभी हम इनको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो जो गहरे समुद्र होते हैं, हाई सी होते हैं, वो हमारे लिए फंडामेंटल माने जाते हैं, हम लोगों के सर्वाइवल के लिए और हम लोगों की वेलबींग के लिए। इसके अलावा बताया जाता है कि ये जो ओशियंस होते हैं वो एब्जर्व करते हैं हीट को, वातावरण से पानी की जो गर्मी है उसको सोखते हैं, आर अफेक्टेड बाय द फेनामिना लाइक एल नीनो एंड आर आल्सो अंडरगोइंग एसिडिफिकेशन। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर एसिडिफिकेशन जैसी की घटनाएं भी हमको देखने को मिल रही हैं, जिससे जो मैरीन के फ्लोरा और फ्यूना हैं, जीव और जंतु हैं, पौधे और जो जंतु हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। सेवरल थाउजेंड मैरीन स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बाई 2100। बहुत सारी मैरीन की जो स्पीसीज, समुद्री जीव जंतु ऐसे हैं जो कि सन 2100 तक एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्शन, विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्यों? रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह रहा है। इसके अलावा जो मानव जनित प्रेशर है हाई सीज के ऊपर, जैसे कि सी बेड की आप माइनिंग करते हैं, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं, केमिकल को छोड़ देते हैं, एंड फायर्स, आग भी लग जाती है, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, इसमें इंक्लूडिंग है एंटीबायोटिक्स, ओवर फिशिंग करना, ठीक है, और कुछ नई नई जो स्पीसीज़ हैं वो तेज़ी के साथ में बढ़ती जाना। इसके अलावा कोस्टल पॉल्यूशन होना, ये बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि मानव जनित जो प्रेशर है वो बढ़ते ही जा रहा है हाई सीज के ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा है, पॉइंट लिखा है, जिसका उपयोग आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। किस किस प्रकार से हम पॉल्यूट करते हैं? समुद्र के अंदर आप माइनिंग, खुदाई का काम कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं, केमिकल छूट जाता है, कभी कभी हम देख रहे हैं कि केमिकल का रिसाव होने लग जाता है। इसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जिनको आप जला जला के समुद्र में गिरा रहे हैं। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, इसमें इंक्लूड है एंटीबायोटिक्स, ठीक, गोली दवाई डाल दे रहे हैं, अनट्रीटेड जो कूड़ा कचरा है उसको आप समुद्र में छोड़ दे रहे हैं, फिशिंग भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इनवेसिव स्पीसीज़ हैं जो कि तेज़ी के साथ में बढ़ती हैं और दूसरी जो नेटिव प्रजाति की स्पीसीज़ हैं उनको बढ़ने नहीं देती हैं। इनका यदि तेज़ी के साथ में फैलाव होते जा रहा है तो वो भी एक खतरे का काम है। इसके अलावा जो कोस्टल पॉल्यूशन है वो भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ये जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग वाली आ गई है। इसके बावजूद ये जो हाई सीज हैं रिमेन एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, इसके बावजूद भी ये जो एरिया है वो बहुत कम प्रोटेक्टेड है। केवल 1%, लगभग 1% हिस्सा ऐसा है जो कि प्रोटेक्शन के अंतर्गत में आ जाता है। तो
कितना लंबा समय लग गया है इस चीज़ को लाने के लिए, यहाँ पर बात करी जाती है। 1982 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लोज शॉर्टकट में कहा जा रहा है, इसको हमने एडॉप्ट किया था। द कन्वेंशन डिलिनेटेड रूल्स टू गवर्न द ओशियन। वहाँ पर बात हमने करे थे कि कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से ओशियंस को हम गवर्न करेंगे, वहाँ पर नियम कानून को हम लागू करेंगे कि कैसे करके इसकी रिसोर्सेज को हमको इस्तेमाल करना है। लेकिन उस टाइम में हम कोई भी प्रकार की कंप्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेकर के नहीं आए थे जो कि हाई सी एरिया को कवर करता है। अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इमर्ज होके आई है एज ए ग्लोबल कंसर्न। ए नीड वाज फेल्ड फॉर एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट ओशियन। तो ग्लोबल वार्मिंग सबको प्रभावित कर रही है, इसी के चलते चलते लोगों ने सोचा ठीक है कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क हमको लेकर के आना ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें ओशियंस को और मैरीन लाइफ को। फिर इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन होते रहा। आगे यूएनजीए ने डिसाइड किया 2015 में कि हम डेवलप करेंगे एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया ये काम तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या है, पेनाल्टी लगने वाली है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अनक्लोज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ये कदम उठाया गया था। फिर आईजीसी वाज कन्वेंट टू फ्रेम ए लीगल इंस्ट्रूमेंट। आईजीसी की बैठक बुलाई गई ताकि कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट हम लेकर के आ सकें बीबीएनजे के अंतर्गत। फिर देयर वर सेवरल होल्ड अप्स ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। इसके बाद कोरोना आने के चलते चलते कई बार जो है बैठकों को स्थगित करना पड़ा। हैम्परिंग ए टाइमली ग्लोबल रिस्पॉन्स, मतलब हम टाइम पीरियड में कोई भी चीज़ नहीं कर पाए थे। पिछले ही साल क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था हाई एम्बिशियन कोएलिशन ऑन बीबीएनजे ताकि फाइनलाइज किया जा सके एग्रीमेंट एट द अर्लीस्ट। तो ये आखिर ट्रिटी है क्या चीज़? हाई सीज ट्रिटी का जो मसौदा समझौता है वो जैव विविधता के नुकसान और समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को दूर करने की ज़रूरत को बताता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दुनिया के महासागरों का 30% संरक्षित क्षेत्रों में रखता है। समुद्री संरक्षण में ठीक है ज़्यादा पैसा लगाना है और समुद्री आनुवांशिक संसाधन तक पहुँच और उपयोग को इसमें कवर किया जाता है। तो 30% ऑफ वर्ल्ड का जो ओशियंस है ठीक है इसको प्रोटेक्टेड एरिया में हमने रख दिए हैं। पुट्स मोर मनी इनटू मैरीन कंजर्वेशन एंड कवर एक्सेस एंड यूज़ ऑफ मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो मेन चीज़ इसकी यही है, 30% विश्व का जो ओशियन है उसको प्रोटेक्टेड एरिया में हमने लाए हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे मैरीन कंजर्वेशन में और कवर करता है एक्सेस एंड यूज़ ऑफ मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को यदि आपको इस्तेमाल करना है तो आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशन का जो पॉइंट है एंड सोर्स ऑफ टेंशंस है ड्यूरिंग द बातचीत, वो क्या था, वो था डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस टू बेनिफिट रियप्ड फ्रॉम द कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से क्या है कि वो चाहते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब जेनेटिक जो रिसोर्सेज है जिसको एक्सट्रैक्ट किए हैं हमने ओशियंस के, मतलब समुद्र से निकाले गए संसाधनों के व्यवसायीकरण से प्राप्त लाभों तक विकासशील देशों में पहुंच। यदि कोई लाभ हो रहा है तो उसका फ़ायदा विकासशील देशों को भी होना चाहिए यदि किसी भी प्रकार से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करी जा रही है तो आगे बताया जा रहा था ट्रीटी हैज़ एग्री टू सेट अप एन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कमेटी। यहाँ पर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसका नाम है एक्सेस एंड शेयरिंग बेनिफिट कमेटी। ये गाइडलाइन को फ्रेमवर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पर अंडरलाइन किया जाता है जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंसर्निंग कर रही हैं माइनिंग मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को of the areas on high seas should be in the interest of all state and for the benefit of humanity।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ में और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो आवारा कुत्तों के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, कि यदि हम आवारा कुत्तों के जो खतरे हैं इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में हमें उठाना चाहिए। यदि आप आवारा कुत्तों को नहीं रोक सकते हैं तो आपने जो टारगेट निर्धारित किया है कि हम 2030 तक रेबीज से भारत को फ्री करेंगे, तो वो आप भारत को फ्री बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुत्तों के काटने से जो रेबीज़ की बीमारी फैलती है उसको रोकने की बात करी जाती, तो सबसे पहले हमें जो आवारा कुत्ते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर आप न्यूज़ भी देख रहे हैं तो कुत्ते के काटने से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये प्रकार के जो आर्टिकल हैं उनको आजकल कोई महत्व देता नहीं है। ठीक है, न्यूज़ वर्दी का मतलब होता है प्रसारित करने योग्य, पर्याप्त महत्व और रुचि के कारण। फिर भी लगभग 1.5 करोड़ जो कहना चाहिए स्ट्रिंग वाले डॉग की पॉपुलेशन, यदि हम 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस की बात कर लें, कितनी है इनकी संख्या? जो स्ट्रेइंग वाले डॉग हैं उनकी संख्या है 1.5 करोड़। एंड ए ड्यूबिशियस मतलब अनिश्चित डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स डॉग बाइट एंड रेबीज कैपिटल, इंडियाज स्ट्रे डॉग मीनांस हैज़ ए स्टेडी प्रेजेंस इन द मीडिया इकोसिस्टम। लेकिन फिर भी कहना चाहिए जो विश्व का डॉग बाइट एंड रेबीज कैपिटल मानी जा रही है इंडिया, अभी भी हमारे यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनका खतरा बरकरार है। ओकेजनली हम देखते हैं ये जो घटनाएं हैं टाइम टाइम पर घटित होते जाती हैं, जैसे कि राजस्थान की घटना, इसके अलावा तेलंगाना की एक घटना है। राजस्थान के एक हॉस्पिटल में, ठीक है, हम देखते हैं कि एक जो बच्चा है उसको किस प्रकार से घायल कर दिया जाता है एक आवारा कुत्ते के द्वारा। दूसरा अटैक किया जा रहा है 4 ईयर ओल्ड, ठीक है, और रिजल्ट ये रहा कि वो बच्चा ख़त्म हो गया। इसको कैप्चर किया गया था सीसीटीवी कैमरा में तेलंगाना में। बोथ इंसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ मैनी डॉग अटैक। तो जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे अटैक होते हैं कुत्तों के द्वारा, ठीक है, लोगों के ऊपर, उन्हीं न्यूज़ में ये न्यूज़ भी शामिल हो गई है। अब हम जान रहे हैं कि सरकारें इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट भी करती हैं, स्वीकार भी कर रही हैं। स्टेट स्वीकार कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, जुडिशरी, म्यूनसिपैलिटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉब्लम रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो फेस्टर होते जा रही मतलब बढ़ते ही जा रही है। तो जब से हमारा इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, तो ह्यूमन के साथ में डॉग का रिलेशन एक यूनिक ही रहा है हमेशा, और हम कह सकते हैं कि कंपेनियनशिप उसको बोल सकते हैं, साथ साथ में ही ये लोग रहे हैं। While by no means a conundrum unique to India, much of the world has drawn the line by de-recognizing the rights of stray animals. हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो स्ट्रेइंग डॉग्स हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। If leased and registered, human custodians are obliged to take care of them. ठीक है, तो यदि आप उनको पाल रहे हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उनकी केयर करिए। दूसरे नंबर की बात, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक एक्ट है। इसके अलावा है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 है, ठीक है, जिसको अभी अपडेट किया जाना है। वाइल एम टू लिमिटिंग द स्ट्रे पॉपुलेशन, इसका उद्देश्य क्या है? जो आवारा कुत्ते हैं उसकी पॉपुलेशन को कम करना है। डू नथिंग टू इम्प्रूव पब्लिक सेफ्टी, ये नियम कानून पब्लिक सेफ्टी की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आवारा कुत्ते ने किसी को काट दिया है, किसी को घायल कर दिया है, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके बारे में ये नियम कानून बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं। फिर एक और प्रपोज किया गया है एक ड्राफ्ट रूल्स, जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2022। only put forth procedural changes in sterilization and vaccination।